हेलो और इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग को एक आम सी कोडिंग लैंग्वेज के तौर पर नहीं बल्कि एक अजीम डिजिटल इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। पाइथन की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? इसका आसान सिंटैक्स जो इसे मुश्किल तरीन टास्क्स के लिए भी एक बेहतरीन चॉइस बनाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस डिजिटल सफ़र के लिए? हमारे इस मास्टर प्लान के 5 बुनियादी हिस्से हैं। पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे, फिर प्रोग्राम के फ्लो को डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, फिर आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट्स और आखिर में अपने प्रोग्राम्स को मजबूत और एरर फ्री बनाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। फेज 1 बिल्डिंग द पाइथन फाउंडेशन। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोरेज को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी नई इमारत की बुनियाद रखी जाती है। देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असल में एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, फिर कंप्यूटर उन्हें अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है यानी समझता है। उसके बाद वो टास्क एग्जीक्यूट होता है और आखिर में आपको अपना रिजल्ट या आउटपुट मिलता है। हर प्रोग्राम, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा हो, इसी असूल पर चलता है। अब इस डिजिटल बुनियाद का सामान कहाँ रखें? इसके लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज कंटेनर समझ लें, जिन पर आप अपनी मर्जी के आसान लेबल्स लगा सकते हैं ताकि बाद में इस डेटा को ढूंढना और तब्दील करना बिल्कुल आसान हो जाए। और इन कंटेनर्स में जो चीज़ें हम रखते हैं उन्हें डेटा टाइप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर पूरे नंबर्स के लिए हम इंटिजर्स यूज़ करते हैं, अशारिया या डेसिमल्स के लिए फ्लोट्स, किसी भी किस्म के टेक्स्ट या नाम के लिए स्ट्रिंग्स और सही या गलत यानी ट्रू या फॉल्स लॉजिक के लिए हम बूलियंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह का डेटा उस तरह का कंटेनर। फेज 2 डायरेक्टिंग द प्रोग्राम फ्लो। बुनियाद तो बन गई, अब वक्त है इस इमारत में दीवारें और रास्ते बनाने का, जो हमारे प्रोग्राम की डायरेक्शन और फ्लो कंट्रोल करेंगे। प्रोग्रामर्स इस फ्लो को बेसिकली 2 तरीकों से हैंडल करते हैं। अगर कोई फैसला करना हो तो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जैसे इफ़, एलिफ और एल्स। और अगर एक ही काम को बार बार एफिशिएंसी के साथ करना हो तो वहाँ व्हाइल और फॉर लूप्स हमारे काम आते हैं। इसे एक आम सी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपको मौसम के हिसाब से तय करना है कि साथ क्या लेकर जाना है। अगर वेदर वेरिएबल सनी है तो आपका प्रोग्राम कहेगा सनग्लासेस पहन ले, और अगर रेनी है तो वो अम्ब्रेला लेने का मशवरा देगा। यही तो असल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल और क्लियर। फेज 3 ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि डेटा और कोड को इस तरह कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि आप उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल कर सकें। देखें, अगर आप बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे तो सब बिखरा बिखरा लगेगा। इसकी जगह प्रोग्रामर्स लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ये करता क्या है? ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ों को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक ही जगह नीटली ऑर्गेनाइज कर देता है। जैसे यहाँ देखें, अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स की, किसी भी स्पेसिफिक आइटम को निकालने के लिए हम उसका इंडेक्स यूज़ करते हैं। और हाँ, याद रखें, प्रोग्रामिंग में इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। इसके अलावा आप इन लिस्ट्स में नए आइटम्स को ईजिली अपेंड यानी शामिल भी कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज डेटा पर मौसर अंदाज में काम करने के लिए हम फंक्शंस और प्री बिल्ट लाइब्रेरीज का सहारा लेते हैं। आप इन्हें बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह समझ लें। अगर आपको कोई पेचीदा काम करना है जैसे रैंडम नंबर्स जनरेट करना, तो आपको 0 से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, बस लाइब्रेरी से राइट टूल उठाएं और अपना काम कर लें। फेज 4 ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम OOP भी कहते हैं। जब आपका प्रोग्राम बड़ा और स्केल होने लगता है तो आर्किटेक्चर का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। OOPs में 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास बिल्कुल एक मास्टर नक्शे या टेम्पलेट की तरह होती है जो डिटेल में बताती है कि कोई चीज़ कैसे दिखेगी और फंक्शन करेगी। और ऑब्जेक्ट वो असल में उस एग्जैक्ट नक्शे से बनने वाली रियल टैंजिबल चीज़ होती है। तसव्वुर करें, आप एक टॉय कार डिज़ाइन कर रहे हैं। आपकी क्लास का ब्लूप्रिंट ये डिक्टेट करेगा कि हर गाड़ी का एक कलर, स्पेसिफिक साइज और पहिए लाजमी होने चाहिए। ये सिर्फ एक आइडिया या रूल है, असल गाड़ी नहीं। अब जब हम एक्चुअल पाइथन सिंटैक्स देखते हैं तो हम इन एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए इनिशियलाइजेशन मेथड्स यूज़ करते हैं।
इससे होता ये है कि उसी एक ब्लूप्रिंट से आप ढेरों अलग-अलग और मुनफरिद ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक छोटी लाल गाड़ी या एक बड़ी नीली गाड़ी, नक्शा एक ही था लेकिन ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। 5वां और आखिरी फेज, मेकिंग प्रोग्राम्स रोबस्ट। बुनियाद रख दी, दीवारें खड़ी कर दी, अब इस डिजिटल इमारत को तूफानों यानी अचानक आने वाले एरर से महफूज बनाने का वक्त है। अनएक्सपेक्टेड एरर्स आपके पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। आप अपना कोड ट्राई ब्लॉक में डालकर टेस्ट करते हैं और अगर गलती से कोई अजीब एरर आ जाए, जैसे एक्सीडेंटली 0 से डिवाइड हो जाना, तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसे एक सेफ्टी नेट की तरह ग्रेस के साथ कैच कर लेता है। आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। एक बेहतरीन क्वालिटी का कोड मेंटेन करने के लिए डेवलपर्स टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अलग अलग फंक्शंस के लिए यूनिट टेस्टिंग हो या पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और अगर आपको लग रहा है कि लॉजिक में कोई मसला है, तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स या पाइथन डीबगर जैसे टूल्स से हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। और हाँ, डाटा को हमेशा के लिए महफूज कैसे रखें, यानी प्रोग्राम बंद होने के बाद भी। इसके लिए पाइथन हमें बेहतरीन फाइल हैंडलिंग की सहूलत देता है, ख़ास तौर पर विथ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, जो एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल्स को सिक्योर तरीके से रीड और राइट करने के बाद ऑटोमेटिकली उन्हें क्लोज कर देता है ताकि डाटा महफूज रहे। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक निहायत अहम सवाल, जब आप इन तमाम बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लेते हैं, तो पाइथन के जरिए कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड मसाइल हल करने की आखिर क्या हदें बाकी रह जाती हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस ताकतवर डिजिटल आर्किटेक्चर की दुनिया में आपके इम्कानात बिल्कुल लामहदूद हैं।